स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचबीएन क्लासेस पर। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने दो वीडियोस देख लिए हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के। ठीक, तो आज तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने उसमें परावैद्युतांक तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? परावैद्युतांक तक। तो उसी के आज हम आगे बताने जा रहे हैं कि जो वैद्युत बल, ठीक, जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना क्या होती है। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि जो वैद्युत बल का फार्मूला हमने कूलाम के नियम से निकलवाया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो वो तो वैद्युत बल का फार्मूला हो गया। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि F = Gm1m2 क्या होता है? R²। F = Gm1m2 R²। ठीक, तो हम लोग वैद्युत बल को क्या लिख लेंगे? वैद्युत बल जो वैद्युत बल होता है उसको Fe लिख लेंगे, सफिक्स में उसके E लिख लेंगे। ठीक, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, फिर क्या करेंगे? जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक, क्या गुरुत्वाकर्षण बल, उसको Fm लिख लें। ठीक, वो होता है, ठीक, Gm1m2 R², समीकरण सेकंड। ठीक, अब देखो दोनों में ये R² बराबर तो कट जाएगा कि नहीं? ठीक, फिर हम क्या करेंगे, या फिर इसको काटे ना, पहले लिखा रहने दे। ठीक, लिखा रहने दे, इसको काटेंगे नहीं अभी। ठीक, काट तो वैसे भी जाएगा लेकिन बाद में काटेंगे। फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेंगे इनकी तुलना कितनी होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो मान लिया Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन के लिए रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इधर m1 m2 रखा तो m1 = m2 हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है आप लोगों में पता होगा। ठीक, होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के लिए रखेंगे। ठीक, अब फिर हमें यह भी पता है कि जो 1/4πε0 का मान होता है 922
10⁹। फिर जो हमारा कैपिटल जी होता है, ये जी नियतांक, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक, इंटू 10⁻⁻11, ठीक। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। नीचे वाले का मात्रक होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। तो इन्हीं को रख लेंगे इसमें, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख लेंगे Q1 Q2 इक्वल टू 1, जो मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख लेंगे, M1 बराबर M2 बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। फिर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी नियतांक, उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻12, मतलब 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, अरे किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, तो समीकरण फर्स्ट भागित सेकंड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट भागित सेकंड कर देंगे, ठीक। तो अब देख लें फर्स्ट क्या है हमारा समीकरण, Fe और Fm बराबर। अब जब इनका भाग करेंगे तो ये दोनों आपस में तब कटेंगे, ठीक। जब भाग करेंगे तब ये R स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4πε0 Q1 Q2 अपान G M1 M2, ठीक, इतना बचेगा। अब इन्हीं का जब मान रख देंगे, इसका मान 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 का मान यही होगा 1.6 × 10⁻⁻, वो हो जाए वही हो जाएगा Q2 का, बटे G का मान ये रखा है 6.67 × 10⁻11 इंटू M1 M2 ये है, तो दोनों में यही रखेंगे हम, ठीक है। दो मतलब जो M1 का मान होगा वही M2 का मान होगा, जो Q1 का मान होगा वही Q2 का मान होगा, ठीक। तो ये जब मान रख के हम लोग हल कर लेंगे तो 10⁻43 इतना गुना इन दोनों में, जब इसको हल कर लोगे आप लोग, ठीक, हल करके देखना आप लोग, तो हल करके जब हल करोगे तो इतना लगभग इन दोनों में अंतर पता चलेगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में इतना ही अंतर होता है 10⁻43 गुना। मतलब जो हमारा वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना से 10⁻43 गुना अधिक होता है, ठीक, अधिक प्रबल होता है, ठीक। इसका ये मतलब निकालना है। तो आप लोग इसको हल करना, अगर ना हल कर पाए तो कमेंट में लिख के डाल देना, हम लोग इसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक। तो ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि जो बलों की तुलना अगर हम प्रोटॉनों के लिए निकालते, किसके लिए, प्रोटॉन का अगर मान रख के निकालते, मतलब प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान जब लेते तो लगभग 10⁻36 गुना होता। मतलब जो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होता। अब इधर इलेक्ट्रॉन का जब रख रहा है तो कितना निकल रहा है, 10⁻43 गुना निकलेगा, ठीक। तो ये हालांकि ज्यादातर पूछता नहीं है बोर्ड परीक्षाओं में, मगर इसका ज्ञान होना हमें जरूरी है, इसके लिए हमने बता दिया है। तो इसका अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो आप लोगों ने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना तो पढ़ लिया होगा, अच्छे समझ में भी आया होगा। अब आप लोगों को बताते हैं कि जो कूलाम का नियम है, जो कूलाम का नियम है उसका सदिश स्वरूप,
तो सदिश स्वरूप निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, जैसे कूलाम का नियम याद करते हो वैसे सेम, मगर क्या करेंगे एक दो, देखो इसमें क्या किया गया है कि माना Q1 Q2 एक ही प्रकार के दो बिंदु आवेश जो वायु निर्वात में क्रमशः A और B पर स्थित है। तो A और B पर स्थित है, A और B क्या है, बिंदु आवेश है, लेकिन इनके परिणाम क्या है, यही तो है Q1 और Q2, ठीक, यहाँ पर स्थित है। अतः आवेश B के कारण A पर लगने वाला वैद्युत बल हमें, मगर हमको पहले ये समझना है कि जो A के कारण जो वैद्युत बल, B के कारण A पर लगेगा जो बल, तो B के कारण लगेगा ना, तो B के कारण वैद्युत बल इधर की ओर ही लगेगा। कहाँ की ओर, देखो इसकी जो दिशा है, देखो जो यहाँ पर ये इधर की ओर लगेगा और जो A के कारण लगेगा वो उधर की ओर। जो बल की दिशा होगी वो हमारी, जो अगर B के कारण A पर लगने वाला वैद्युत बल इधर की ओर लगेगा और जो A के कारण B पर लगने वाला वैद्युत बल इधर की ओर लगेगा, ठीक, और बीच की दूरी इनकी R है ही है, ठीक। तो जिसका सदिश रूप होगा वो हम लोग देखो देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अतः आवेश B के कारण, जो आवेश B है उसके कारण A पर लगने वाला वैद्युत बल, तो A पर लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा आपका हमारा F वेक्टर 1 2, ये लगेगा 1 2 कहेंगे, F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा बड़ा लिख ले, आप लोगों को दिखे अच्छे से, ठीक। F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। देखो आवेश चाहे इसका पहले ले चाहे इसका पहले ले, देखो आवेश क्या Q1 Q2 इनका गुणा कराएंगे। देखो अगर पहले Q2 Q1 लिख दे तो बात एक ही है गुणे में, ठीक, चाहे Q1 Q2 लिख दे बात एक ही है, ठीक है कि नहीं। तो चाहे Q2 को पहले लिख दो चाहे Q1 को लिख दो, हम मगर सीधे से लिखे दे रहे हैं, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपन, अब बीच की दूरी R है ही है R², मगर जो इसकी सदिश दूरी है, ठीक, B की सदिश दूरी क्या है, वेक्टर 2 1, R वेक्टर 2 1, तो ये हो जाएगा हमारा अतः आवेश B के कारण A पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक, ये हो गया। यही क्या कहलाएगा, यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। मगर अगर पूछ ले कि A के कारण जो हमारा बिंदु आवेश A के कारण B पर लगने वाला वैद्युत बल, B पर लगने वाला वैद्युत बल, तो A के कारण B पर लगेगा, जो A है A के कारण B पर, तो A के कारण जो B पर लगेगा यही वाला तो लगेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा F वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मगर इसकी जो सदिश दूरी है ये है कि नहीं, एक ही, ये लिख देंगे R वेक्टर 1 2, ये मात्रा लिखना चाहे तो बगल में लिख देंगे न्यूटन, ठीक, इधर भी लिख देंगे न्यूटन, ठीक, इसको सही से लिख दें 1, ठीक। तो ये हो गए सदिश रूप, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो कूलाम के नियम में चित्र बनाया था उसी प्रकार का एक चित्र बनाना है, मतलब दो बिंदु आवेश ले लेने A और B, ठीक, जिनकी बीच की दूरी R है, जिन पर आवेशों के परिणाम क्या है Q1 Q2, ठीक।
आवेशों का परिणाम क्या है, Q1 Q2 है। ठीक, अब इनकी सदिश दूरी ले लेंगे। अगर ए की सदिश दूरी आर वेक्टर 1 2, बी की सदिश दूरी आर वेक्टर 2 1, जो ए बी के कारण ए पर लगने वाला बल होगा एफ वेक्टर 1 2, ए के कारण बी पर लगने वाला बल होगा एफ वेक्टर 2 1। ठीक, तो इसको भी समझ लें। अगर हिंदी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माना Q1 और Q2 एक ही प्रकार के दो बिंदु आवेश है जो y या निर्वात में क्रमशः A और B पर स्थित है, A और B पर स्थित है। ठीक, अतः आवेश B के कारण, तो सबसे पहले क्या करेंगे, B के कारण चाहे निकाल लो चाहे A के कारण निकाल लो, बात वही होगी। अगर पहले हम A के कारण निकालेंगे तो ये निकलेगा और B के कारण पहले निकालेंगे तो ये वाला निकलेगा। तो हमने पहले निकाल लिया है आवेश B के कारण A पर लगने वाला वैद्युत बल। तो A पर लगने वाला वैद्युत बल निकाला आया है F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, इसकी सदिश दूरी भी लिख लिया आर वेक्टर 2 1। ठीक, मात्रक न्यूटन। यही क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। ठीक, इसी प्रकार बिंदु आवेश ए के कारण बी पर लगने वाला विद्युत बल हो जाएगा एफ वेक्टर 2 1 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर वेक्टर 1 2। ठीक, मात्रक न्यूटन। नोट करना हो नोट कर लो। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत अथवा बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक, तो अध्यारोपण के सिद्धांत कहीं कहीं पर लिखा जाता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए, और कहीं कहीं पर लिखा जाता है कि बहुल आवेशों के बीच बल का फार्मूला ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्यादातर इसका प्रयोग देखो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे बलों को ज्ञात करना होता है, आवेश दे देते हैं काफी, मगर उसके एक बल निकालना होता है। तो आवेश ज्यादा है तो बहुल आवेश कहलाएंगे। और ये देखो डायग्राम बना हुआ है। ठीक, इस डायग्राम में क्या है, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 और Qn तक, यहाँ तक दिए हैं आवेश, मतलब इतने आवेश। ठीक, अगर हमने इधर लिखना चाहते तो Q1 Q2 Q3 Q4 भी लिख सकते थे, Q5 भी लिख सकते थे। इसीलिए हमने क्या किया, Q1 Q2 Q3 और फिर डाइडस करते कि n तक ले लिए गए हैं। मतलब बहुत सारे आवेशों के, जो बहुत सारे आवेश हों उनके बीच में जो बल निकालेंगे उसी कहते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं, या बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक, न्यूमेरिकल में भी काफी कुछ सवालों में दे देता है कि बहुत सारे आवेश होते हैं, उनमें से बल को निकालना होता है, तो उसका फार्मूला इस नियम से निकाले, मतलब इस सिद्धांत के आधार पर वो फार्मूला जो निकालेगा, इस सिद्धांत के आधार पर उसको हम लगाते हैं कि जो हमारा बहुल आवेशों का जो होता है। ठीक, तो जब क्या देखो अब क्या करेंगे, जो पहला निकाल लेंगे हम, देखो इसके कारण, या फिर एक सेकंड, Q2 के कारण Q1 पर निकाल लेंगे, तो Q2 के कारण Q1 पर जो निकलेगा वह विद्युत बल क्या, F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, फिर इसकी जो सदिश दूरी होगी आर कैप या आर वेक्टर 1 2। ठीक, पिछले सदिश रूप में भी यही समझाया था। ठीक, फिर जब हम Q3 के कारण Q1 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q3 के कारण, जब इसके कारण इस पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 इज इक्वल टू, मतलब F वेक्टर 1 3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, आर कैप 3 1। फिर इसी प्रकार अगर n के कारण, मतलब Qn के कारण Q1 पर जब निकालेंगे, मतलब इसके कारण इस पर जब निकालेंगे हम विद्युत बल का फार्मूला। ठीक, तो F वेक्टर 1n इज इक्वल टू 1 अपान, इधर Q2 नहीं होगा, सॉरी इधर Q3 होगा, क्योंकि हम क्या एक कारण निकाल रहे हैं, इधर लिख देंगे Q2 के कारण Q1 पर, इधर लिख देंगे
Q3 के कारण Q1 पर बल लिख दे रहे हैं। ठीक, इधर निकालना है Qn के कारण Q1 पर, तो Qn के कारण Q1 पर निकलेगा 1/4 Q1 Qn अपान R स्क्वायर। ठीक, R कैप N1, R कैप N1। ठीक, इधर हो जाएगा R कैप N1। आगे बस समझे, कोई दिक्कत? ये निकल रहा है हमारा सॉरी Qn के कारण Q1 पर बल। ठीक, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, मतलब जो बहुत सारे आवेशों को, जो बहुत सारे अगर आवेश दिए हैं उनमें जो वैद्युत बल निकलते हैं, उनका जो सदिश योग होता है वो मेन बल के, मतलब मुख्य बल के जो मेन बल निकलता है उसके बराबर होता है। ठीक, इन सभी बलों का सदिश योग जो मुख्य बल होगा उसके बराबर होगा, यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अभी देखो पता चल जाएगा आप लोगों को। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से तो समझ लीजिए अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या करेंगे, जो मेन बल निकाल लेंगे उसको मान लेंगे F वेक्टर 1 इज इक्वल टू, उसमें क्या है F वेक्टर 1 2 को ले लेंगे प्लस F वेक्टर 1 3, इसी प्रकार F वेक्टर 1 4 ले सकते हैं प्लस डैश डैश F वेक्टर 1 n यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक, तो अब इनके मान रख लेंगे। इधर तो F4 का रखोगे तो वो भी रख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार रख लेंगे, मान रख दें 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, सदिश रूप भी लिख देंगे दूरी का, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R स्क्वायर, R वेक्टर 3 1 प्लस 1/4πε0 Q1 Q4 अपान R स्क्वायर, R कैप 4 1 डैश डैश प्लस लगा देंगे इधर। ठीक, प्लस इधर लगा देंगे क्योंकि प्लस के बाद डैश डैश करेंगे ना। 1/4πε0 Q1 Qn अपान R स्क्वायर, R कैप N1। ठीक, ये लिख देंगे। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से देखो एक चीज कॉमन मिल रही होगी। क्या चीज मिल रही? 1/4πε0। तो 1/4πε0 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लेंगे 1/4πε0। ठीक, बचेगा अंदर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर 2 1 प्लस Q1 Q3 अपान R स्क्वायर, R कैप 3 1 प्लस Q1 Q4 अपान R स्क्वायर, R कैप 4 1 प्लस डैश डैश Q1 Qn अपान R स्क्वायर। ठीक, एक सेकंड,
फिर से लिख देना नीचे क्योंकि दिखेगा ना थोड़ा छोटा छोटा। आर स्क्वायर आर कैप 2 1 प्लस Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 3 1 प्लस Q1 Q4 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 4 1 प्लस डैश डैश Qn Qn ऑन आर स्क्वायर आर कैप N1 ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यही निकल आया हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत से बाहुल आवेशों के बीच का बल का फार्मूला। ठीक, ये ठीक निकल आया, कोई दिक्कत? ठीक, तो पूछ लेता है तो इस प्रकार निकालेंगे। ठीक, पहले F1 टू F वेक्टर 1 2 निकाल लेंगे, फिर F वेक्टर 1 3, फिर F वेक्टर 1 n, मतलब Q2 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल, Qn के कारण Q1 पर बल। फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको जोड़ देंगे। मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जो मुख्य बल होता है, मेन बल निकलता है, कुल बल जो उसका होता है, मतलब बहुत सारे आवेशों का जो कुल बल निकलता है वो उन आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, तो निकल रहा है सदिश योग कर दिया गया। इस प्रकार सदिश योग करके निकाल लेंगे तो क्या निकला है? F वेक्टर 1 केवल 1 रखेंगे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है पूरे से, इसलिए इसको कॉमन कर लेंगे और ब्रैकेट में ये सब जो जितना बचेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 2 1 प्लस Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 3 1 प्लस Q1 Q4 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 4 1 प्लस डैश डैश Q1 Qn अपॉन आर स्क्वायर आर कैप N1। तो इस प्रकार आपको ये निकल आया। ठीक, अध्यारोपण के सिद्धांत अथवा बहुल आवेशों के बीच का बल। ठीक, नोट करना नोट कर लो, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक, तो अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ठीक, अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार समझ ले, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, अब आप जान लें कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं या वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अगली क्लास मेरी लगी ऑफलाइन क्लास लगी हुई है, इसलिए आप लोग इतना ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और नए से नए वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे YouTube चैनल को अच्छे से अच्छे कमेंट्स दीजिए। ठीक, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।